स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी में मॉडल सेट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है कि हमने मॉडल सेट सेकंड के 2 पार्ट आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करा दिया गया है। और अब आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज का हमारा जो सेक्शन होगा वो साइंस का सेक्शन होगा। तो आइए शुरू करेंगे, क्लास की ओर बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और भी आई हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और साथ ही अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। और यहाँ पे हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन आ चुका है। सेक्शन 3 हमारा साइंस का होता है और क्वेश्चन नंबर 46 से आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके पहले 45 प्रश्न आप लोगों को करा दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो पहला सवाल आ चुका है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे दर्पण के फोकस दूरी से संबंधित सवाल है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, F = R/2, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 36, तो 36 का आधा कितना होता है? तो सिंपल है, 18 होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है आपके प्लस माइनस के चिन्ह में। तो याद रखेंगे कि जब भी बात होगी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के पीछे बनती है और इस वजह से उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। वहीं अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के आगे बनती है, आगे होता है, और इसलिए वह होता है माइनस में, ठीक है। तो अवतल दर्पण में ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में आपका क्या हो जाता है? प्लस में, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता, जिसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं, इसका SI मात्रक पूछा जा रहा है। अगर आपने डायोप्टर में टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर नहीं है। डायोप्टर एक प्रचलित मात्रक है, ठीक है, और यह मुख्य रूप से पावर को इंगित करता है। डायोप्टर, ठीक है, पावर को इंगित करता है। और SI मात्रक के रूप में जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो यह क्या हो जाता है? मीटर इन्वर्स। क्या हो जाता है? मीटर इन्वर्स, या 1/मीटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको याद रखिएगा। और दृष्टि दोष में 3 मुख्य रूप से दृष्टि दोष हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष है, दूसरा दूर दृष्टि दोष है, और तीसरा जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? और जरा दूरदर्शिता जो है वो क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? पहला तो कारण याद रखिएगा, उसके साथ साथ इसका निराकरण क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल मौजूद रहनी चाहिए, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो रही है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? तो सिंपल है, इसको याद रखिएगा कि जब कम हो जाएगा तो निकट आ जाएगा, जब कम हो जाएगा तो निकट आ जाएगा, और जब अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब अधिक हो जाएगा तो वो दूर चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से कि जब फोकस दूरी कम होगी तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, और जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता में वो उम्र बढ़ने के कारण निकट की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती हैं। तो उस सिचुएशन में जरा दूरदर्शिता हो जाती है और उस दृष्टि दोष को
निराकरण करने का उपाय है बाईफोकल लेंस। जरा दूरदर्शिता में बाईफोकल लेंस होता है, यानी कि चश्मा का जो एक फ्रेम आप देखते हैं वह फ्रेम दो भागों में बटा होता है। एक भाग में अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है, और दूसरे भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, तो एक भाग में अवतल लेंस और दूसरे भाग में उत्तल लेंस लगा होता है, किसमें? जरा दूरदर्शिता में। लेकिन बात करेंगे जब निकट दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष हमारा यहाँ पे सही आंसर है। अब इससे संबंधित सवाल एक और पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस दूर में जो वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं लेकिन निकट में वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो उसको दिखाने का काम उत्तल लेंस करता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों ही लेंस रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस कहते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? दैट मीन्स कि विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि सर एम्पियर में मापा जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। कहते हैं ना 2 एम्पियर की धारा है, तो विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता की मात्रा को मापने के लिए और साथ ही साथ विभवांतर को मापने के लिए किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, यह भी याद होना चाहिए। तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। तो एक आंसर जो है आपको कमेंट करके देना है यहाँ पे कि विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? अब देखिए मैक्सवेल का पिछले क्लास में मैंने वाम हस्त नियम बताया था, इस क्लास में आ गया दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको याद रखना चाहिए। तो दक्षिण हस्त नियम की जब हम बात करते हैं तो दाहिना हाथ आ जाता है, ठीक है। और दाहिना हाथ में इस तरह से अगर ऐसे अगर पकड़ा जाता है तार को, मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है, तो अंगूठा जो है तार की ओर इंगित कर रहा है, विद्युत धारा की ओर इंगित कर रहा है। और ये जो उंगलियां इस तरह से चारों तरफ घूमी हुई हैं, ये जो क्षेत्र बन जाता है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ऊपर तार जा रहा है, ऊपर धारा जा रही है और चारों ओर क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है? यहाँ पे धारा का संकेत करता है। और उंगलियां जो है वो किसकी ओर संकेत करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र का संकेत करती हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसका चित्र भी मैंने यहाँ पे ये रहा आपका चित्र, जो ये दिखाता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को, ठीक है। अब इस प्रकार से जब दाहिने हाथ से हम तार को पकड़ेंगे तो अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा और जो उंगलियां होंगी यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को किस तार में जोड़ा जाता है? अर्थ तार में, उदासीन तार में, विद्युन्मय तार में या ठंडा तार में? बताइए। विद्युत फ्यूज हमारा जो होता है, फ्यूज सबने देखा होगा, बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है, कभी कभी फ्यूज जल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि परिपथ का संपर्क कट जाता है, ठीक है, और बोर्ड से आगे लाइन जाती ही नहीं है। तो विद्युत फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युन्मय तार में। विद्युन्मय का मतलब होता है कि जो गर्म तार है, ठीक है, जो गर्म तार हम जिसको कहते हैं, जिसमें सीधे सीधे बिजली आ रही है, ठीक है। हम लोग अपने देहाती भाषा में इसको जिंदा तार भी कहते हैं, है ना, जिंदा तार। तो जिंदा तार में ही फ्यूज जोड़ा जाता है,
क्योंकि यही मेन तार होता है। और इसमें फ्यूज जब जोड़ देंगे और फ्यूज के आगे कनेक्शन रहेगा, अगर बाई चांस अधिक वोल्टेज आ गया तो फ्यूज को ये जला देगा और इसके बाद संपर्क टूट जाएगा। तो उससे जो विद्युत उपकरण जुड़े हुए हैं, आगे जो कनेक्शन गया है वो बच जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो विद्युत फ्यूज को किस लिए लगाया जाता है? लघुपतन से सुरक्षा के लिए, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। ठीक है, अधिक वोल्टेज आ जाता है तो उससे सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट को आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट का जब प्रक्षेपण किया जाता है अंतरिक्ष में तो वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण या फिर जड़त्व के संरक्षण? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग के संरक्षण, क्योंकि जब रॉकेट को आकाश में, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है तो ऊर्जा की बचत करने के लिए इसको संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर प्रक्षेपित किया जाता है। और यही वजह है कि बहुत दूर तक रॉकेट जा पाता है। ठीक है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो वस्तुएं हैं और इनकी दूरी है मान लीजिए कि 1000 मीटर, ठीक है, और इसकी दूरी को हम आधा कर देते हैं, 500 मीटर कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था उसका परिणाम क्या होगा? आधा होगा, 2 गुना होगा, 1/4 होगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है यह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जब दूरी 1 किलोमीटर था तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी मान लीजिए कि 1 लग रहा था। जब हमने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इसके व्युत्क्रम का वर्ग करेंगे। तो पहले तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 का हो जाएगा 2/1, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसी पिंड का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ जो जी का मान है, यानी कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पे मान है, चंद्रमा पर जो जी का मान है, दोनों में डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? अगर मान लीजिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है, तो उसी व्यक्ति का या उसी पिंड का, यहाँ पे पिंड दिया हुआ है तो उसी पिंड का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? तो अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 kg का है तो वह जब चंद्रमा पर जाता है तो 1/6 kg हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1/6 भाग हो जाता है। अब जब 60 किलो का है यह पिंड और जब चांद पर जाएगा तो 60 गुने 1/6 कर दीजिए, 6 हैं 60, यानी कि यह 10 किलो का हो जाएगा। इसका वजन वहाँ पर 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शंस आपके हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, पारा। तो यहाँ पर देखिए द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु पूछा गया है, तो अधातु है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और इसी में एक सवाल पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो अगर धातु पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा पारा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, पारा आप लोगों को याद भी होगा। और अधातु अगर पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार। तो सीने बार
ये आपके पारे का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है। और पारा का जो संकेत है वह Hg है, हाइड्राग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपने देखा होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? H2n+2। और एल्कीन का क्या हो जाता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 का जो तत्व होता है वो क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। ठीक है, उसमें अक्रिय गैसों की सूची याद रखनी है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आवर्त सारणी से एक सवाल यहाँ पे लिया गया है कि आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग होता है इसके तत्व क्या कहलाते हैं? इसके तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं, बेस एलिमेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलने का काम किसका है? तो ये काम है लाइपेज का। किसका है? लाइपेज का है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ़ क्यों होती है? जब आपने फील किया होगा कभी कि जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो क्रैम्प आ जाता है, मांसपेशियों में थोड़ी सी दर्द आ जाती है, तो वहाँ पे ये समस्या क्यों होती है? ऑप्शंस आपके हैं, इथेनॉल के संचयन से, कार्बन डाइऑक्साइड के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, या फिर अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो यहाँ पे याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल को। लैक्टिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो अधिक परिश्रम करने के बाद हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे शरीर में दर्द का कारण बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम है और अचानक से कोई दिन ऐसा होता है जब वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसको ऐसी तकलीफ़ ज़्यादा होती है ना। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, खुद पर भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। मान लीजिए कि आपने खेलना छोड़ दिया है, बहुत दिन के बाद आप क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है, आपकी हालत ख़राब हो जाती है, कंधों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में दर्द होता है। तो उसके पीछे की वजह यही है कि लैक्टिक अम्ल का संचयन जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया है और इसी वजह से वो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? अब देखिए, रक्त जो है, रक्त का थक्का बनना भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है, एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं शरीर किसी व्यक्ति का कट जाता है, छिल जाता है और वहाँ से रक्त स्राव होने लगता है, खून बहने लगता है, और अगर खून नहीं जमे तो क्या होगा कि खून का बहना लगातार होता रहेगा और व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह जाएगी, और अगर ज़्यादा गहरा घाव है तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो एक सवाल इसमें ये भी पूछा जाता है, रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन है, ठीक है, वो विटामिन कौन है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, आप लोगों ने याद किया होगा, है ना। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक इनमें से कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, या फिर फाइब्रिनोजिन होता है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, या लसिका होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ही वह तत्व है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन से हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती हैं? आप लोगों ने देखा होगा कुछ पत्तियों को हम तोड़ लेते हैं फिर भी काफ़ी समय तक पत्तियां जो हैं वो हरी बनी रहती हैं, ताज़ी बनी रहती हैं, है ना। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है?
तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वह हार्मोन है जो पत्तियों को लंबे समय तक ताज़ी और हरी बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? बहुत ही साधारण सा सवाल है ये, लेकिन बहुत ही प्रचलित सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस सवाल को रखा है। आत्महत्या की थैली आप लोगों ने भी बोर्ड एग्जामिनेशन की जब आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे तो आपके टीचर ने इस सवाल को रटवाया होगा। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी होगा ये सवाल। तो इसको सब लोग को पता होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है ना। और यह थैली फट जाए तो कोशिका मर जाता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? पौधों के ऊतक, पादप ऊतक जो हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं। सॉरी, तो पादप ऊतक में वह कौन सा ऊतक है जो लंबाई कराने में सहायक होता है? ठीक है, लंबाई में वृद्धि किसके कारण संभव हो पाता है? तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक पादप ऊतक की चर्चा करते हैं, अगर कोई पौधा है इस तरह से अंकुरण उसमें होता है, तो अंकुरण के समय जो सबसे ऊपर का भाग होता है, आप देखते होंगे यह ऊपर का भाग सबसे तेज़ी से बढ़ता है ना। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है फिर इसके अगल बगल टहनियाँ पनपने लगती हैं और इन टहनियों में फिर छोटी छोटी टहनियाँ, पतली पतली टहनियाँ आती हैं और फिर इनमें पत्ते आते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो लंबाई में जो वृद्धि होती है वह शीर्षस्थ विभज्योतक में होती है। ये जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है किसी भी पौधे का, उसमें शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पाया जाता है और यही उसकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। और जितनी भी टहनियाँ बनती हैं उन सभी टहनियों के शीर्ष भाग पर ये मौजूद होता है और जब तक ये मौजूद होता है वो पौधा आगे बढ़ता ही जाता है ना। और पार्श्व विभज्योतक जो है वो अगल बगल यानी कि स्टेम के चारों ओर होता है पार्श्व विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक आपका कहाँ होता है? तो जहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे होता है। और संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो संवहन ऊतक ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू इनको कहते हैं और इनका काम क्या है? जल एवं भोजन का परिवहन करना, पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना, ये काम संवहन ऊतक का होता है। और ये संवहन ऊतक 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। ठीक है, तो देखिए ऊतक से ये सारी चीज़ें, पादप ऊतक से संबंधित ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। इन सारे टॉपिक्स में से कोई एक सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो जब हम जंतु जगत की बात करते हैं और कोशिकाओं के विकास के आधार की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वह एक कोशिकीय जीवों का समूह होता है। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। और मेटोजोआ जो है वो बहुकोशिकीय जीवों के लिए है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हर सही होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय और मेटोजोआ बहुकोशिकीय जीवों का वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ये आपका गति वाले चैप्टर में दोलन आपको पढ़ना है ना। आप लोगों ने घड़ी की पेंडुलम को देखा होगा, उसमें दोलनी गति होती है, इधर से उधर डोलते रहता है। तो क्या कहता है कि एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, वेग कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं या फिर आवृत्ति कहते हैं? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। इसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, कितने फ्रीक्वेंट वह दोलन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे दोलन कैसे हो रहा है उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और ये रहा आपका आज का
साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। साइंस के सेक्शन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 49 में, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।